India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। साथ ही कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कानून मंत्रालय ने संसदीय समिति की सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की सिफारिश मंजूर की। केंद्र ने जजों की संपत्ति घोषणा अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया का रखा प्रस्ताव। एससी और एसटी उप वर्गीकरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण एससी और एसटी उप वर्गीकरण का है मामला। समलैंगिकता को अपराध बताने वाली आईपीसी की धारा 377 पर दाखिल क्यूरेटिव पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट ने किया निस्तारण। नवतेज सिंह जौहर केस में फैसला दे देने के कारण क्यूरेटिव पिटीशन निष्प्रभावी। यूएपीए के आरोपी को नहीं मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गंभीर अपराधों में केवल ट्रायल में देरी ही जमानत का आधार नहीं। India Legal presents Courts Roundup. ऐतिहासिक फैसले में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने पूरे भारत में क्षेत्रीय सुप्रीम कोर्ट बेंच की स्थापना का समर्थन किया है। ये कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा दी गई सिफारिश पर आधारित है। ये पहल न्याय तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 6 फरवरी को प्रस्तुत न्यायिक प्रक्रियाओं और उनके सुधार शीर्षक वाली समिति की विस्तृत रिपोर्ट से निकला है। मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष विचाराधीन है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट लगातार दिल्ली के बाहर किसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को खारिज करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच अब देश के कई जगहों पर हो सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ स्थापित की और संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। साथ में कानून मंत्रालय ने सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। समिति ने अपनी 133वीं रिपोर्ट में जो 22 सिफारिशें की हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट क्षेत्रीय बेंच की स्थापना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि, न्यायिक नियुक्तियों में अधिक सामाजिक विविधता और न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है। क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिश की है। क्षेत्रीय पीठें न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों के बोझ से निपटने में मदद कर सकती हैं। समिति ने कहा कि दिल्ली केंद्रित सुप्रीम कोर्ट उन वादियों के लिए एक बड़ी बाधा पैदा करता है जो देश के दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं। सबसे पहले उनके लिए भाषा की समस्या है और फिर वकील ढूंढना, मुकदमेबाजी, यात्रा और दिल्ली में रहने की लागत से न्याय बहुत महंगा हो जाता है। संविधान और संवैधानिक मामलों की व्याख्या दिल्ली पीठ और क्षेत्रीय पीठों में अपील पर निर्णय किया जा सकता है। मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट लगातार दिल्ली के बाहर किसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को खारिज करता रहा है। न्यायालयों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशन करने का मामला। समिति ने सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के नियमित प्रकाशन की सिफारिश की, जबकि सुप्रीम कोर्ट सक्रिय रूप से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। सभी हाई कोर्ट रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करते। न्याय विभाग ने 19 जून 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश और सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से रिपोर्टिंग मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रारूप का पालन करने का आग्रह किया था। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना।
समिति ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव रखा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना पड़ता है, जबकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना पड़ता है। सरकार की राय है कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से गैर योग्य मामलों में सेवा के विस्तारित वर्षों का लाभ मिलेगा और गैर निष्पादन करने वाले और कम प्रदर्शन करने वाले न्यायाधीश बने रहेंगे। न्यायाधीशों का प्रदर्शन मूल्यांकन। समिति ने सेवानिवृत्ति के आयु बढ़ने के कारण न्यायाधीशों का कार्यकाल बढ़ाने से पहले उनके प्रदर्शन का पुनर्मूल्यांकन करने का भी सुझाव दिया। हालांकि सरकार ने कहा कि प्रदर्शन मूल्यांकन को सेवानिवृत्ति की आयु के विस्तार से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। न्यायालयों में रिक्तियां। समिति ने कहा कि न्यायपालिका में मामलों के भारी बैकलॉग का एकमात्र कारण लंबी छुट्टियां नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में उच्च रिक्तियां भी इस बैकलॉग में योगदान करती हैं। न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक विविधता। समिति ने न्यायपालिका में विविधता की कमी की ओर इशारा करते हुए समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व के महत्व पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की अनियन। कथित तौर पर खालिस्तानी आतंकी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए यूएपीए के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों में केवल ट्रायल में देरी ही जमानत देने का आधार नहीं है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टता साजिश के एक हिस्से के रूप में आरोपी की संलिप्तता का संकेत देती है, क्योंकि वह जानबूझकर आतंकवादी कृत्य की तैयारी में सहायता कर रहा था। यूएपीए अधिनियम की धारा 18 के तहत गंभीर अपराधों से केवल संबंधित ट्रायल में देरी को तत्काल मामले में शामिल होने के कारण जमानत देने के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता या अभियुक्त ने भारत संघ बनाम के ए नजीब मामले में न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जहां ये माना गया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका उल्लंघन यूएपीए मामले में जमानत का आधार है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अपीलकर्ता 5 साल से अधिक समय से जेल में था और अवधि में 106 गवाहों में से केवल 19 से जांच की गई थी। हालांकि अदालत ने तत्काल मामले में के नजीब से अलग करते हुए कहा कि मामले में नजीब का ट्रायल बाकी आरोपियों से अलग किया गया था। अन्य अभियुक्तों के संबंध में ट्रायल पूरा किया गया और उसे 8 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई गई। नजीब पहले की अधिकतम कारावास का एक हिस्सा यानी 5 साल से अधिक की सजा काट चुका था। इसके अलावा नजीब शुरू में फरार हो गया था। परिणाम स्वरूप उसके ट्रायल में देरी हुई और उस संबंध में गवाहों की एक लंबी सूची की जांच की जानी बाकी रह गई। आपको बता दें कि न्यायालय की ये भी राय थी कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्यों द्वारा समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपीलकर्ता की संलिप्तता का संकेत मिलता है, जिसमें विभिन्न चैनलों के माध्यम से बड़ी रकम का आदान प्रदान शामिल है, जिसे समझने की आवश्यकता है। इसीलिए अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो मुख्य गवाहों के प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति ओबीसी के लिए आरक्षित सीट से निर्वाचित होने वाले पंचायत सदस्य अगर वे अपने कास्ट सर्टिफिकेट के संबंध में जांच समिति से 12 महीने के भीतर वैधता सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो वे स्वतः ही चुनाव के अयोग्य हो जाएंगे। इसका कारण महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 की धारा 10(1)(a) का प्रभाव है। महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, घुमंतु जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कास्ट सर्टिफिकेट जांच समिति द्वारा सत्यापन और वैधता प्रमाण पत्र दिए जाने के अधीन मान्य होगा। बता दें कि पंचायत अधिनियम की धारा 10(1)(a) के अनुसार आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों को नामांकन पत्र के साथ जांच समिति से जाति वैधता सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। इस धारा का प्रावधान किसी विधवा को वैधता कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए चुनाव की तारीख से 12 महीने का समय देता है। अगर नामांकन दाखिल करने से समय उसके पास जाति वैधता सर्टिफिकेट नहीं है
प्रावधान में आगे कहा गया है कि यदि जाति वैधता सर्टिफिकेट 12 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसका चुनाव पूर्वव्यापी रूप से समाप्त माना जाएगा और उसे सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि उम्मीदवार ने जाति वैधता सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में चूक की, इसीलिए उनका चुनाव अवैध घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जेल परिसर के भीतर मुकदमे की कार्यवाही आयोजित करने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। यह मामला थूथुकुड़ी विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका की अस्वीकृति के खिलाफ सुथरसन द्वारा दायर अपील से उत्पन्न हुआ। उसे संदिग्ध व्यापारिक प्रतिद्वंदिता और संपत्ति विवाद को लेकर एक वकील की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि गवाहों की सुरक्षा से संबंधित आशंकाओं और गवाहों को डराने धमकाने की संभावना से प्रेरित होकर मद्रास हाईकोर्ट ने न केवल आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया बल्कि मुकदमे की कार्यवाही जेल में चलाने का निर्देश दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 11 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ सुथरसन की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। बावजूद इसके कि अपीलकर्ता ने असाधारण परिस्थितियों में भी ऐसे न्यायिक आदेशों की उपयुक्तता पर सवाल उठाया था। सुथरसन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागामुथु ने उस क्षेत्राधिकार का विरोध किया जिसके तहत हाईकोर्ट का आदेश पारित किया गया था। ये तर्क देते हुए कि यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत अदालत के जमानत क्षेत्राधिकार के दायरे से अधिक है। इस तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस खन्ना ने हाईकोर्ट के आदेश की विवेकाधीन प्रकृति पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता और नागरिक प्रक्रिया संहिता प्रक्रियात्मक ढांचा प्रदान करती है, वहीं न्यायपालिका न्याय संगत परीक्षण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने का अधिकार रखती है। जस्टिस खन्ना ने कहा, ये आदेश गवाहों और पुलिस की सुविधा के लिए पारित किया गया है। जेल परिसर में सुनवाई की तरह ही एक मसला है इन कैमरा सुनवाई का। इन कैमरा कार्यवाही बंद कमरे में चलने होने वाली कार्यवाही को कहा जाता है। इसे एक खुली अदालत के नियम एवं सिद्धांत के अपवाद के रूप में समझा जाता है। एक खुली अदालत या खुला न्याय तब होता है जब किसी मामले की सुनवाई आम लोगों और प्रेस की उपस्थिति में की जाती है जो जनता के समक्ष मामलों की रिपोर्ट करेगा। आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से इन कैमरा कार्यवाही की जानकारी लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे 7 फरवरी को मद्रास हाईकोर्ट के डायरेक्टिव को चैलेंज करने वाली एक अपील को रिजेक्ट कर दिया जो कि प्रिजन प्रीमाइसेस में इन कैमरा ट्रायल प्रोसीडिंग्स करने को लेकर थी। ये केस सुदर्शन वर्सेस डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर्स एक मर्डर केस से जुड़ा हुआ था जिसमें एक एडवोकेट शामिल था। अब इन कैमरा ट्रायल्स वो लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं जो निजी तौर पर पब्लिक को बाहर रखते हुए वेरियस रीजंस के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि विटनेस इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करने के लिए। लीगल प्रोविजंस जो इन कैमरा ट्रायल्स को गवर्न करते हैं वो है सीआरपीसी के सेक्शन 327, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के सेक्शन 14, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 153B और कुछ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट जो कोर्ट को डिस्क्रिशन देते हैं फैक्टर्स जैसे कि विटनेस सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी और केस का नेचर के बेस पर। जस्टिस संजीव खन्ना ने हाईकोर्ट ऑर्डर की डिस्क्रिशनरी नेचर को एम्फसाइज करते हुए सीआरपीसी के सेक्शन 482 को साइट किया जो एक जस्ट ट्रायल के लिए यूनिक मेजर को अलाउ करता है। रूलिंग ने विटनेस प्रोटेक्शन के इम्पेरेटिव को हाईलाइट किया मर्डर ऑफ अ विटनेस के कारण जो ऑनगोइंग थ्रेट्स और फर्दर प्रोसीडिंग्स को एड्रेस करने के लिए इन कैमरा ट्रायल को जस्टिफाई करता है। आपको बता दें कि एससी और एसटी उपवर्गीकरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण एससी और एसटी उपवर्गीकरण से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एससी एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में अति दलित व पिछड़े यानी एससी एसटी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंदों को
आरक्षण देने और प्राथमिकता देने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है कि क्या राज्य सरकार को आरक्षण के लिहाज से SC/ST वर्ग में जातियों के उप वर्गीकरण का अधिकार है। क्या राज्य सरकार SC/ST वर्ग में ज्यादा पिछड़ी, ज्यादा जरूरतमंद जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उप वर्गीकरण कर सकती है। दरअसल मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी में ये कहा कि क्या यहाँ भी वही मानदंड नहीं लागू होना चाहिए जैसा कि पिछड़े बनाम फॉरवर्ड के बीच अपनाया जाता है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 2010 में पंजाब के इस कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया था, जिसके खिलाफ पंजाब सरकार के सुप्रीम कोर्ट में अपील है, जिस पर 7 न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई कर रही है। 7 न्यायाधीश इस मामले को इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने EV चैन्या बनाम आंध्र प्रदेश मामले में दिए फैसले ने कहा था कि राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ ने माना था कि EV चैन्या के मामले में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है, इसीलिए आरक्षण के लिहाज से SC/ST वर्ग के उप वर्गीकरण के इस मामले पर 7 न्यायाधीशों की पीठ विचार कर रही थी। मुख्य मामला पंजाब का है, लेकिन पंजाब के साथ ही कुल करीब 2 दर्जन याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें कोटे का मामला उठाया गया है। 7 न्यायाधीशों की पीठ EV चैन्या फैसले में दी गई व्यवस्था पर भी पुनर्विचार कर रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया गया है कि पश्चिम बंगाल की जेलों में हिरासत में महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं और राज्य की विभिन्न जेलों में लगभग 196 बच्चियों का जन्म हुआ है। पश्चिम बंगाल राज्य में जेल सुधार और सुधार गृहों से संबंधित एक मामले का उल्लेख करते हुए एक एमिकस क्यूरी द्वारा इस दलील दी गई थी। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश TS शिवागनानन और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इस दलील को गंभीरता से लिया और कहा कि मामले को अगले सोमवार को आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली खंडपीठ के समक्ष रखा जाएगा। पीठ ने कहा, न्याय मित्र ने इन मामलों का उल्लेख किया है और कुछ गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान दिलाते हुए एक नोटिस दिया है। ऐसा ही एक मुद्दा ये है कि हिरासत में महिला कैदी गर्भवती हो रही है और वर्तमान में पश्चिम बंगाल की विभिन्न जेलों में 196 बच्चे रह रहे हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए एमिक्स ने सुझाव दिया कि सुधार गृहों के पुरुष कर्मचारियों को महिला कैदियों को रखने वाले बाड़ों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। एमिकस ने अदालत से कहा कि मैं सुधार गृहों के पुरुष कर्मचारियों के लिए पूर्ण प्रतिबंध की प्रार्थना करता हूं, जहां महिला कैदियों को रखा जाता है। अदालत ने दर्ज किया कि वकील ने 25 जनवरी के एक नोट में अन्य सुझाव भी दिए हैं। पीठ ने मामले को अपनी सूची से जारी करते हुए अपने आदेश में कहा, इन सभी मामलों में प्रभावी तरीके से निर्णय लेने के लिए हम उचित समझते हैं कि मामले को आपराधिक रोस्टर निर्धारण वाली माननीय खंडपीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। एमिकस ने यह भी प्रस्तुत किया कि वह एक सुधार गृह में गया था, जहां उसने एक महिला को गर्भवती पाया। उन्होंने कहा कि जेल में पैदा हुए 15 बच्चे भी सुधार गृह में थे। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.